हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 22। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे अनअकैडमी गेट मैकेनिकल चैनल को। और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, प्रीवियस कई दिनों से हमारी ये जो टीम है, हमारी इस टीम के कई सारे मेंबर्स एवरीडे इस चैनल अनअकैडमी गेट ME पर आते हैं। ME स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो हमारी टीम के बहुत सारे लोग इस चैनल पर आते हैं और एवरीडे आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और दीज आर द यूजफुलनेस ऑफ दिस सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स में या फिर निटी मुंबई के PGD PM के लिए, निकमैर पुणे के PGP PEM के लिए, या फिर आईपेट के नॉन टेक्निकल पेपर के लिए, या फिर कई सारे IITs में MTech या ME करने के लिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में MTech या ME करने के लिए ये सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, हर केस में चारों ही केस जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ही केस ऑल ब्रांचेस के लिए हैं। तो ऑल ब्रांचेस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, बस मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी हम लोग कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स? उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। ओके, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में किया जाता है, उससे कितना मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न मिल सकता है, ये चीज देखते हैं। जो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट के जो प्रमोटर्स होते हैं, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होता है। ओके फ्रेंड्स, जबकि कहीं कहीं हम लोग लाइफ में कई बार ऐसी जगहों पर, कई बार हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देखते हैं जिनकी कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी तो कुछ खास नहीं होती है, लेकिन उनका सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेनिफिट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, सम प्रोजेक्ट्स लिख लीजिए यहाँ पर, सम प्रोजेक्ट्स बट there are some projects whose commercial profitability is not significant, but from social benefit point of view, these projects are very important। ठीक है फ्रेंड्स, सोशल बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, ब्रिज, इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट।
इरिगेशन की नहर बनाने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई खास बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है, लेकिन तो किसानों को बहुत फायदा होता है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करती है। इंडियन रेलवे भी कई बार आप देखोगे, कई बार सालों साल तक लगातार लॉस में चलती रहती है कि वहां पर हम लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया होता है और कमाई कम हुई होती है, लेकिन फिर भी वो लॉस झेला जाता है और किसी दूसरी तरफ से जो पैसा होता है वो डाइवर्ट किया जाता है इधर साइड में। तो ये भी एक सोशल प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि इससे रेलवे के प्रोजेक्ट से बहुत सारे लोगों को सहूलियत मिलती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में बहुत आसानी रहती है। ओके, तो ये इस टाइप से कुछ चीजें होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका रियल लाइफ में कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट तो कोई खास नहीं होता, लेकिन सोशल बेनिफिट जो होता है अच्छा खासा होता है। और इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स को रन किया जाता है। ओके, ऐसे प्रोजेक्ट्स को रन किया जाता है। तो ये जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका एनालिसिस नेट सोशियो इकोनॉमिकल बेनिफिट पर किया जाता है और इनका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को हम लोग नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस या फिर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कोई खास बेनिफिट तो नहीं देते हैं, लेकिन पे फिर भी सिग्निफिकेंट होते हैं सोशल बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे प्रोजेक्ट्स का जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ नेट सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है ना, इसके बेसिस पर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। और प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता है, प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को हम लोग, इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को हम लोग नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, नेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस या फिर सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, SCBA के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, था क्या ये जो वर्ड था SCBA, इसकी शुरुआत, इसको सबसे पहले एक फ्रेंच इंजीनियर ने, इस वर्ड सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को एक फ्रेंच इंजीनियर ने 1844 में यूटिलिटीज ऑफ पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट में, यूटिलिटीज ऑफ पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट में किया था। ओके, उसके बाद 1917 में ब्रिटेन में, यूके में, 1917 में यूके में मोटरवे प्रोजेक्ट में, मोटरवे प्रोजेक्ट, और 1936 में यूएसए में
फ्लड कंट्रोल एक्ट में इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद फिर ये इन जगहों पर यूज होने के बाद फिर ये जो हमारा प्रोजेक्ट, ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये जो वर्ड था ये काफी फेमस हो गया था। ओके फ्रेंड्स, फिर इसको सभी लोग यूज करने लगे। तो देखिए होता क्या है फ्रेंड्स कि हर एक प्रोजेक्ट में, ओहो ये एजम्पशन कहाँ से आ गए, एजम्पशन की जरूरत नहीं, यहाँ कोई एजम्पशन नहीं है, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ये इसको कैंसिल भी कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। यहाँ कोई एजम्पशन नहीं है, वो थोड़ा दूसरी स्लाइड से आ गया था। चलिए आगे बढ़ते लिखते हैं। ये देखिए क्या होता है कि हर एक प्रोजेक्ट में कुछ कॉस्ट लगती है और कुछ बेनिफिट मिलते हैं हमें। ओके फ्रेंड्स, हर एक प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रही होती है, इनपुट कॉस्ट लगती है और कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट रिसीव होते हैं। तो ये जो कॉस्ट होती है ये भी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और जो बेनिफिट होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट। ओके, तो डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट और डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट से अगर इनको हम लोग देखें तो इसमें से जो डायरेक्ट बेनिफिट और डायरेक्ट कॉस्ट हैं इन दोनों का इस्तेमाल हम लोग कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का इस्तेमाल हम लोग सोशल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस के लिए करते हैं। ओके, देखिए क्या है, जो कॉस्ट है उसे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये क्या होती है, ये होती है टोटल मिलाकर के इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। वहीं पर डायरेक्ट बेनिफिट प्लस इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट प्लस इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है, ये होता है इकोनॉमिकल बेनिफिट। ये होता है इकोनॉमिक बेनिफिट। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर आपके पास डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट बेनिफिट को अगर देखा जाए डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट बेनिफिट को अगर देखा जाए तो ये क्या होती है, ये इसका इस्तेमाल कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए किया जाता है। वहीं ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट है इनडायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट है, इसका यूज हम लोग सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए करते हैं। सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए इसका यूज करते हैं। होता क्या है ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को गवर्नमेंट जो होती है वो बियर करती है और जो इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं उसके मजे पब्लिक उठाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके मजे पब्लिक उठाती है। तो देखिए होता क्या है,
देखिए होता क्या, जैसे मान लीजिए किसी गांव में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ पीने के पानी का एक कोई आरओ या बड़ा सा मतलब एक क्या कहते हैं आपका वाटर प्यूरिफाइंग यूनिट लगाया। ओके, तो जो वाटर प्यूरिफाइंग यूनिट जो लगा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर, वो उसको लगाने में जो खर्चा हुआ वो सामने सामने से एक मोटा खर्चा जो दिख रहा है वो हो गया आपका डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, अब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है या फिर जो एक बंदा एक पर्सन आपने वहां पर रखा हुआ है वो सुबह शाम आता है उसको लाइट ऑन करता है और लाइट ऑफ करता है उसकी, या फिर क्या कहते हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड्स जो एक्स्ट्रा खर्चे जो लग रहे हैं उसमें, ये चीजें आती हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ओके, उसमें वो जो वाटर प्यूरिफाइंग यूनिट थी उसकी मशीन की सेटअप कॉस्ट या फिर मशीन का जो परचेज कॉस्ट जो था वो सब चीजें डायरेक्ट कॉस्ट में आया, और मशीन को रन करने के लिए कभी कभी कुछ मेंटेनेंस में कभी कभी कुछ टूट फूट गया उसको चेंज करना पड़ा, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा आ रहा है वो सब चीजें आती हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ओके, अब अगर देखा जाए डायरेक्ट बेनिफिट के बारे में देखा जाए तो डायरेक्ट बेनिफिट के केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई गांव वालों को जो एक पानी का जो 1 लीटर पानी की जो बोतल है वो मार्केट में अगर देखा जाए तो 20 रुपए लीटर मिलती थी। ओके, अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको 2 रुपए लीटर पे देना शुरू कर दिया। ओके, या 1 रुपए लीटर पे देना शुरू कर दिया। तो 1 रुपए लीटर पे जब देना शुरू कर दिया तो इस केस में बहुत ह्यूज डिफरेंस होने की वजह से लोगों ने बड़ी आसानी से इसे लेना शुरू कर दिया। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में फ्री में दवाइयां मिल रही होती हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री में दवाइयां मिल रही होती हैं। उसमें क्या होता है कि कस्टमर को भी बेनिफिट होता है डायरेक्ट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर इन्होंने 0 रुपए लेने लगे तो फिर तो इनका डायरेक्ट बेनिफिट भी 0 हो जाएगा, गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पर डायरेक्ट बेनिफिट अगर कुछ होता रहे तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि लेटर सपोज 1 रुपए कॉस्ट रख दिया, एक पर यूनिट पर लीटर पानी की बोतल के लिए 1 रुपए कॉस्ट रख दिया। ओके, पानी के लिए, बॉटल के नहीं, बॉटल अपनी खुद लेकर के आनी। तो उसमें क्या हुआ कि ये चीज संभव हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लूटती हैं कंपनियां। और सही मायने में आप और हम अगर देखें तो हमारे घर में जो आरओ लगा रहता है उस आरओ का अगर हम लोग सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें तो 1 रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए, 1-2 रुपए से ज्यादा नहीं आना चाहिए पर लीटर पानी की बोतल की कॉस्ट। पर लीटर पानी की कॉस्ट 1-2 रुपए से ज्यादा नहीं आनी चाहिए अगर वहां पर कोई एक फुल टाइम एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं किया गया है तो। ओके, अब अगर आपने कोई एक फुल टाइम एम्प्लॉय बिठा दिया तो उसकी सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट में तो आजकल 7th पे कमीशन लगाने के बाद 7th पे कमीशन लगाने के बाद तो 20,000 रुपए से कम किसी की सैलरी रही नहीं गई है। तो उस केस में चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं और आपकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा अपॉइंट नहीं भी किया है, सिर्फ गांव के मुखिया से ही कह दिया कि आप ही सुबह सुबह थोड़ा इसको ऑन कर दीजिएगा और शाम को बंद कर दीजिएगा, ताकि शाम के बाद तो बहुत कम ही लोग आएंगे ना पानी लेने के लिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं। अब इस पे गवर्नमेंट ने 2 रुपए लेने भी शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक डायरेक्ट बेनिफिट, लेटर सपोज हमने मान लिया कि 1.5 रुपीज में एक यूनिट पैदा होता था और गवर्नमेंट ने एक एक जैसे मान लीजिए कि 1.5 नहीं 1.8, 1 रुपए 80 पैसे में एक लीटर साफ पीने का पानी प्रोड्यूस किया जाता है और गवर्नमेंट उसे 2 रुपए पर लीटर में बेच रही है। तो लेट अस सपोज 20 पैसे का 20 पैसे का प्रॉफिट, 0.2 रुपीज या फिर 20 पैसे का प्रॉफिट कमा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर लीटर ऑफ वाटर पे। तो ये हो गया डायरेक्ट बेनिफिट। ओके, अब इनडायरेक्ट बेनिफिट की अगर बात की जाए तो इनडायरेक्ट बेनिफिट में क्या होता है कि देखिए ये साफ पानी पीने से, ये साफ पानी पीने से जो दुकानदार लोग हैं, नहीं जो गांव के लोग हैं, उन गांव के लोगों को की जो बीमारियां होती थी वो बीमारियां अब कम से कम होंगी, उन्हें जो डिजीज होती थी वो डिजीज कम से कम होंगी। तो जब बीमारियों पे खर्चा कम हो जाएगा, जब बीमारियों पे खर्चा कम हो जाएगा और धीरे धीरे ये मैसेज जाएगा लोगों में कि हाँ भाई अब हमारे गांव में लोग कम बीमार पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब बीमारियों का खर्चा कम हो जाएगा
तो उस केस में वो जो पैसा बचेगा उस पैसे को वो आदमी कहीं और खर्च कर सकता है। ओके, अब मैं अगर हर महीने अपने घर में 2000-3000 रुपए में किसी की तबीयत खराब में ही लगाता हूं, तो वो पैसा तो मेरा वहां चला जाता है, वो तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। किसी की भी जान जो है वो ह्यूमन लाइफ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखी जाती है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन जनरेट हुई तो हम और हर एक चीज में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है कि लोगों के घर में जब कई बार लोगों की तबीयत खराब होती है तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर या फिर और बाकी चीजों के ऊपर पड़ता है। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते कि भाई पैसे ही नहीं, कहाँ से भेजें स्कूल, इतना पैसा उनके इलाज में लग जाता है। तो जो इलाज में जो पैसा लगता था अगर वो पैसा बचने लगे तो फिर ये लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगेंगे। ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट को भी है, सोसाइटी को भी है। ओके, ऐसे ही पैसे बचने के केस में कोई भी फैमिली कुछ एक्स्ट्रा परचेज करेगी, ठीक है ना। तो मार्केट में एक्स्ट्रा बिजनेस, एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट होगी और एक्स्ट्रा बिजनेस जनरेट होगा। कई लोगों को उससे बिजनेस से डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मेरे वहां 600 रुपए पर मंथ का, 600 रुपीज पर मंथ का खर्चा हो जाता था दवाइयों के ऊपर, और अब ये साफ पानी पीने से वो मेरे पैसे बच रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, साफ पानी पीने से अगर मेरे पैसे बच रहे हैं तो उस केस में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में हम लोगों को ये जो पैसे बचेंगे उसको हम लोग कहीं और लगा सकते हैं। और 600 रुपए अगर एक फैमिली से बच रहे हैं और लेट अस सपोज किसी गांव में आपके वहां 100 फैमिलीज हैं तो 60,000 रुपीज पर मंथ बचने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 60,000 रुपीज अगर पर मंथ बचने लगे तो वो लोग उस पैसे को अगर उसी गांव में कहीं ना कहीं खर्च करने लगे तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 3 दुकानें लगभग ऐसी बैठ सकती हैं जो कि 20,000 कमा सके, क्योंकि गांव वालों के पास 600 रुपए बच रहे हैं साफ पानी पीने से। तो अब अगर हम लोग ये मान लें कि वो जो पूरे पैसे बच रहे हैं उन लोगों के पास, उन पूरे पैसों को वो लोग कुछ खरीदने में लगा देते हैं। ओके, किसी ने दाल चावल खरीद लिया, किसी ने बच्चों के खिलौने खरीद लिए, किसी ने बच्चों की किताबें खरीद ली, किसी ने सजने संवरने का कोई सामान खरीद लिया, किसी ने कोई क्या कहते हैं कुछ भी अपना मतलब कि जो उसको खाने पीने कुछ सामान खरीद लिया, जिसको जो अच्छा लगा उसने वो खरीद लिया। तो इस तरीके से लगभग एक 60,000 रुपए का बिजनेस उस गांव में डेवलप हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही ये जो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं ये हमें देखने होते हैं, आइडेंटिफाई करने होते हैं। कई बार लोग पहचान नहीं पाते हैं कि गवर्नमेंट क्यों करती है ऐसे काम, क्यों करती है कि भाई जिसमें उसे कोई प्रॉफिट नहीं है वो काम क्यों करती है। रेलवे को कई कई सालों तक लगातार चलाने का फायदा क्या हुआ, फायदा यही हुआ कि भाई रेलवे ट्रेन अगर आप नहीं चलाओगे तो पब्लिक को जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसको जाने की कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, और जाने की कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी तो पैसा उनका जब उसी में खर्च हो जाएगा तो वो बाकी और कहाँ पे लगाएंगे। तो उस केस में ये चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो इसीलिए रेलवे को चलाया जाता है ताकि बहुत ही सस्ते में लोग एक दूसरी जगह पहुंच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही सस्ते में, और सही मायने में इंडियन रेलवे सबसे काफी इकोनॉमिकल रेलवे सिस्टम है पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल पे अगर आप देखें तो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देख लिया कमर्शियल प्रॉफिटेबिलिटी और क्या कहते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होते हैं। अब देखिए क्या है कि जैसे कि हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है SCBA जो है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स अगर देखे जाएं इसके ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम लोग देखें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइन होती हैं कि देखिए क्या होता है कि SCBA जो है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है, यहां पर आपको क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये
जीडीपी को अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। ओके, कंट्रीब्यूशन टू द, कि ये प्रोजेक्ट रन कराने से देश की जो जीडीपी है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ये कहलाता है, ये एससीबीए का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, ऐसे ही जो कंट्री का जो मोस्ट पुअर मोस्ट जो कैंडिडेट है, किसी भी कंट्री का जो सबसे पुअर मोस्ट कैंडिडेट है, उसकी जेब तक या उस तक ये फायदा पहुंच रहा है, इस प्रोजेक्ट का कोई बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये चीज हम लोग यहाँ पर इस एससीबीए के ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज भी हम लोग डालते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव द मोस्ट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। Contribution of project to improve the most poor section of the society, most poor section of the society। ओके, ऐसे ही एक और बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट क्या होता है, जस्टिफिकेशन ऑफ द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। justification of the use of स्कार्स रिसोर्सेज, जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसी भी कंट्री में बहुत ही कम अमाउंट में हैं, अगर ऐसे किसी रिसोर्स को आपको यूज करना पड़ रहा है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि क्यों हम लोग इस चीज को यूज कर रहे हैं, और अगर हम लोग इसे यूज कर रहे हैं तो सोसाइटी को क्या एक ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट पहुंच रहा है जो कि नहीं पहुंच रहा था अभी तक। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है एससीबीए का, जिसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट या इम्प्रूव द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट oblique improve the to protect oblique improve the environmental conditions। okay, to protect oblique improve the environmental conditions। तो ये हो गया फ्रेंड्स सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स। आइए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजों को देखते हैं। यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि पहले क्या होता था कि प्रीवियस केसेस में अगर देखा जाए, प्रीवियस केसेस में जो, जैसा कि आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो अप्रेजल करते हैं हम लोग, किसी भी प्रोजेक्ट का जो अप्रेजल करते हैं, उसके अप्रेजल करने के 6 तरीके होते हैं। एक आपका टेक्निकल अप्रेजल, एक फिनेंशियल अप्रेजल, एक आपका ये सोशल अप्रेजल, एक आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिकल अप्रेजल। ऐसे हमारे पास 6 टोटल मिला जुला करके अप्रेजल के तरीके होते हैं। तो उनमें से ये वाला जो तरीका है ये सोशल अप्रेजल का तरीका है। तो ये जो सोशल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस जो है, या फिर सोशल अप्रेजल आप कह सकते हैं, या फिर सोशल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस, ये ERR के बेसिस पे किए जाते हैं।
इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा SCBA या फिर सोशल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, सोशल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट ये किसके बेसिस पे किया जाता है? ये इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न ERR के बेसिस पे ये किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ERR के बेसिस पे किए जाते हैं, ना कि IRR। जो हमारा प्रीवियस जो हमारा टेक्निकल अप्रेजल जो होता था वहां पर हम लोग IRR का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहां पर हम लोग इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न का यूज करते हैं। और ये इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज दैट डिस्काउंटेड रेट फॉर विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ all economical benefits becomes equal to the present value of all economical cost। okay friends, ये वो डिस्काउंटेड रेट होता है जिसमें कि आज की डेट में हमारे पास जो भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, जो भी हमारे हमको आज की डेट में जो भी हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो हमारे आज की डेट में जो भी हमारी इनपुट इकोनॉमिकल कॉस्ट लग रही है उसके बराबर हो अगर, तब तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है, ये रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इससे ज्यादा हो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना हमारा इनपुट लग रहा है उतना तो हमारा रिटर्न होना ही चाहिए आज की डेट में। तो ये टाइप ऑफ रिटर्न कहलाता है इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, यहां पर क्या होता है कि ये ERR measures the rate of return to the society। ERR के बारे में 2 लाइनें लिख लीजिए। इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न ये वो डिस्काउंटेड रेट होता है, डिस्काउंटेड रेट होता है जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इकोनॉमिकल बेनिफिट्स becomes equal to the present value of all economical benefits becomes equal to the present value of all economical cost, present value of all economical costs। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग किसी और लेक्चर में हमने ये IRR डिस्कस कर रखा है, तो वहां से आपको ERR का एक थोड़ा सा बेसिस बन जाता है आपका। ये ERR जो होते हैं फ्रेंड्स, इकोनॉमिकल रेट ऑफ रिटर्न, देखिए होता क्या है, ये IRR जो थे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो एक्चुअल प्राइस पे किए जाते हैं, एक्चुअल प्राइस पे किए जाते हैं। लेकिन ये जो ERR है, ये इसका जो कैलकुलेशन है वो शैडो प्राइस पर करते हैं। ERR का कैलकुलेशन शैडो प्राइस पे किया जाता है। और शैडो प्राइस क्या होती है? शैडो प्राइस फ्रेंड्स वो प्राइस होती है जिसको हम लोग एक्चुअली में
सोसाइटी को या एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है या सोसाइटी है उसको एक्चुअल में किसी भी सर्विस के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, वही कॉस्ट कहलाता है शैडो कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये शैडो प्राइस। देखिए क्या होता है, यहां पर एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, शैडो प्राइस। शैडो प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स? शैडो प्राइस ये वो प्राइस होता है, शैडो प्राइस ये वो प्राइस होता है जो कि किसी भी सोसाइटी को एक्चुअल में बियर करना पड़ता है, लेकिन पे ये रियल प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो इंडस्ट्री रियली में जितना उठा रही है खर्चा उसे नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअल प्राइस को दिखाता है। अब देखिए रियल और एक्चुअल में क्या अंतर है। देखिए होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे मान लिया कि किसी भी स्टेट का कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ओके, किसी भी स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो आपका 6 रुपीज पर यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, 6 रुपीज पर यूनिट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को 3 रुपीज पर यूनिट पे देता है। जनरेट कितने पे करता है? 6 रुपीज पर यूनिट पे, और देता कितने पे? 3 रुपीज पर यूनिट पे। तो ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ये जब अपना प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेगी या फिर प्रोजेक्ट अप्रेजल करेगी, तो प्रोजेक्ट अप्रेजल करते समय ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है, उसको 3 रुपीज पर यूनिट के रेट पे कैलकुलेट करेगी, क्योंकि उसे उस कंपनी को या उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक्चुअली में 3 रुपीज पर यूनिट ही पे करना पड़ रहा था। ओके, उसे 3 रुपीज पर यूनिट ही पे करना पड़ रहा था। लेकिन लेकिन क्या था, असली कहानी तो ये थी, असली कहानी ये थी कि वो जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, गवर्नमेंट को तो उस 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में 6 रुपीज लग रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा था, लेट अस सपोज हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये 6 रुपीज पर यूनिट पे गवर्नमेंट इसे प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट 6 रुपीज पर यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, लेकिन देती कितने पे है? देती है 3 रुपीज पर यूनिट पर। किसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। स्मॉल इंडस्ट्री को थोड़ा सा सब्सिडी में उनको दिया जाता है, ये चीजें सब्सिडी कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुनी होगी सब्सिडी, और इंडिया में तो सब्सिडी पे सरकारें बन जाती हैं। आजकल तो कुछ लोग सब कुछ फ्री करके ही सरकार बना ले रहे हैं कि सब कुछ फ्री कर देंगे, जाओ सब कुछ सब्सिडी दे दो। लेकिन एक्चुअली में तो सब कुछ फ्री नहीं ना है, एक्चुअली में तो सब कुछ फ्री है नहीं। ये जो स्मॉल इंडस्ट्री है, इसने जब अपना ईयर के एंडिंग में अपना कैलकुलेशन करेगी, अपना प्रोजेक्ट अप्रेजल या कैपिटल बजटिंग का कैलकुलेशन करेगी, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेगी, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भले ही 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करे, लेकिन गवर्नमेंट को या सोसाइटी को तो खर्चा कितना हुआ। आखिर गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट आखिर हमारे आपके बीच में से तो चुनी गई है, तो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो किसका खर्चा कर रही है? वो हमारा ही खर्चा कर रही है, सोसाइटी का ही खर्चा कर रही है। ओके, तो एक्चुअली में 6 रुपीज पर यूनिट पे प्रोड्यूस हो रही थी बिजली, तो शैडो प्राइस क्या हो जाएगी यहां पर? यहां पर यही हो जाएगा आपका शैडो प्राइस। ओके, यही चीज हो गई हमारे पास शैडो प्राइस। तो इसमें लिख लीजिए, इफ मार्केट प्राइस
market prices of both input and output do not represent their real prices, do not represent their real prices, then they are need to then they are need to suitably correct, then they are need to suitably corrected and hence known as shadow prices. Okay, and hence known as shadow prices. ठीक है ना फ्रेंड्स, तो बस ये हो गया आपका शैडो प्राइस। तो देखिए शैडो प्राइस जब हमें पता चल जाती है तो ये जो शैडो प्राइस है फ्रेंड्स, ये मार्केट प्राइस से एक्चुअल में मार्केट प्राइस से कम भी हो सकती है और मार्केट प्राइस से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, मार्केट प्राइस यहां पर क्या पड़ रही थी, मार्केट प्राइस पड़ रही थी ये वाली जो आपको कंपनी को देना पड़ रहा था। ओके, ये था मार्केट प्राइस। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शैडो प्राइस जो है वो कम भी हो सकती है मार्केट प्राइस से और ज्यादा भी हो सकती है। तो यहां पर आपने देख लिया, एग्जांपल देख लिया कि ये जो एक्चुअली में जो खर्चा हो रहा है, वो आपका सोसाइटी का जो खर्चा हो रहा है वो आपका 6 रुपीज पर यूनिट पे हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर हम लोग देखें एक और एग्जांपल, अगर देखें एक एग्जांपल हम लोग ये देख सकते हैं कि देखिए कई टीचरों को ये बात पता नहीं रहती है कि ये जो शैडो प्राइस है वो कम और ज्यादा दोनों हो सकती है। शैडो प्राइस लेस भी हो सकती है और शैडो प्राइस हाई भी हो सकती है इन कंपेयर टू द रियल कॉस्ट, रियल प्राइसेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब कुछ चीजें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये जो, अगर आपको एक एग्जांपल मैं और बताऊं कि जैसे मान लीजिए कभी आपके अभी यही चल रहा है, आपका ये कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, तो वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर रखी है, रेट क्या डिसाइड कर रखी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेट डिसाइड कर रखा है कि 350 रुपए पर पर्सन पर डे का दिहाड़ी मजदूरी का खर्चा जो है ये इतना डिसाइड कर रखा है। ओके, एक मजदूर से अगर हम लोग दिन भर कोई 8 घंटे 9 घंटे की जो शिफ्ट है उसमें मजदूरी करवाते हैं तो उसके लिए 350 रुपीज 350 रुपए देने होंगे, ऐसा किसी स्टेट में अगर मान लीजिए रूल बना हुआ है। तो अभी आजकल ये जो पैंडेमिक, ये जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें मजदूरों को कहीं कोई काम मिल नहीं रहा है, सब कुछ बंद है। अब अगर मैं इस टाइम पे कोई काम करवाऊं किसी से, कोई काम करवाऊं, जैसे मान लीजिए यही जगह जगह पे केमिकल छिड़कवाने का कोई काम है या कुछ साफ सफाई करवानी है, ऐसा कोई काम है, तो इसके लिए मुझे मजदूर चाहिए होंगे। और मैं तो क्या कहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, लोग क्या कर ले जाते हैं, लोग कुछ ऐसी सेटिंग कर लेते हैं कि मजदूरों को कम पैसे देते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, मजदूरों को कम पैसे पे ही, किसी कंपनी ने मान लिया, किसी कंपनी ने आपका ये ठेका ले लिया, तो ये कंपनी जो है भले ही गवर्नमेंट ने 350 रुपए में तय कर रखा हो, लेकिन ये कंपनी अपने मजदूर ले आती है 200 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब की बार यहाँ पर जो शेडो प्राइस हो गया वो आपका कम हो गया। ठीक है, पिछले केस में शेडो प्राइस ज्यादा था, इस केस में शेडो प्राइस कम हो गया। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये शेडो प्राइस हो चाहे कोई और प्राइस हो, ये मतलब जो शेडो प्राइस है वो कम या ज्यादा दोनों हो सकती है, इससे हमें ये आइडिया लग जाता है। ओके, अब देखिए क्या है कि ये शेडो प्राइस इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ही हो सकती है। Shadow price can be for input and outputs both. इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग मानते हैं, इनपुट में देखते हैं इससे क्या है। जैसे कि मान लिया कोई एक बहुत बड़ा जैसे मान लिया कहीं कोई बहुत बड़ा कोई कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट चलने वाला है, और वहां पर आपको बहुत बड़े कंसाइनमेंट की जरूरत है, सीमेंट के बहुत बड़े कंसाइनमेंट की जरूरत है। ओके, अब मान लिया ये जो सीमेंट है आपके वहां बनता कितने पे है, मान लिया हमने ये जो सीमेंट है आपके वहां वो 1000 रुपीज पर टन में आपको ये सीमेंट पड़ रहा है जब आप मार्केट से खरीदते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम लोग मार्केट से ये सीमेंट खरीदते हैं तो ये 1000 रुपीज पर टन का हमें ये सीमेंट पड़ता है। अब अगर हम लोग इसका कुछ हिस्सा अपने वहां बनाने लग जाएं, हमें जितना सीमेंट चाहिए उतने पूरे सीमेंट का कुछ हिस्सा अगर हम लोग अपने वहां बनाने लगे तो क्या होगा, इसमें हमारा जो कॉस्ट है वो घट जाएगा, इसमें हमारा कॉस्ट घट जाएगा। और कुछ हिस्सा हम लोग अपने वहां जब बनाने लगेंगे तो जो कॉस्ट घट जाता है, इसी तरीके से जब हम लोग मार्केट में एक एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में उतर आए हैं तो वहां मार्केट में जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट बढ़ जाती। ओके, तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इनपुट कॉस्ट और आउटपुट कॉस्ट इन दोनों को चेंज कर देती है शैडो प्राइस। और ये शैडो प्राइस अलग अलग होने की वजह से, ये शैडो प्राइस अलग अलग होने की वजह से ही हमारा ऐसा, हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन में कई बार चेंजेस आ जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहां ये जो सोशल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस है, सोशल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एनालिसिस, इसको देखने के हमारे पास दो मेथड है। मेथड्स ऑब्लिक अप्रोचेज ऑफ SCBA। यहां पर फ्रेंड्स हमारे पास दो अप्रोच होते हैं। पहला तो है यूनिडो अप्रोच। ओके,
पहला है यूनिडो अप्रोच। यूनिडो अप्रोच का मतलब यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया यूनिडो अप्रोच। ओके, यूनाइडो भी बोलते हैं कुछ लोग, यूनाइडो या फिर यूनिडो, जो भी बोल रहे। वहीं पर एक हमारे एक साइंटिस्ट थे, लिटिल एंड मिरलीस के नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अपना काफी ऑब्जर्वेशन किया और ये एक L&M लिटिल या मिरलीस अप्रोच प्रोवाइड किया। तो ये दोनों दो मेथड हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के, और इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग देखें तो ये कह सकते हैं, पहला हो गया यूनिडो अप्रोच, दूसरा हो गया L&M अप्रोच। ये जो है फ्रेंड्स बेस्ड ऑन डोमेस्टिक प्राइसेस। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जान लीजिए। यूनिडो अप्रोच डोमेस्टिक प्राइस पे डिपेंड करता है, जबकि लिटिल एंड मिरलीस अप्रोच इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड होता है। ओके, वहीं अगर देखा जाए तो ये जो यूनिडो अप्रोच होता है, इसमें हम लोग कमिटेड रिसोर्सेज की बात करते हैं, कमिटेड रिसोर्सेज पे फोकस करते हैं, जबकि लिटिल एंड मिरलीस अप्रोच में अनकमिटेड रिसोर्सेज का टेक केयर किया जाता है। ओके, वहीं ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, जबकि लिटिल एंड मिरलीस अप्रोच जो है ये एक डायरेक्ट अप्रोच होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए होता क्या है कि ये कमिटेड रिसोर्स और अनकमिटेड रिसोर्स, पहले ये समझ लीजिए, बाकी सब कुछ तो आप शायद समझ रहे होंगे कि यूनिडो जो है अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रुपीस में अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर क्या कहते हैं जर्मनी में या फ्रांस में जा रहे हैं तो आपको यूरो में अप्लाई करनी पड़ेगी, और वहीं अगर आप ये यहाँ पर यूएसए में जा रहे हैं तो डॉलर में अप्लाई करनी पड़ेगी। डोमेस्टिक प्राइसेस के हिसाब से यूनिडो अप्रोच होती है, जबकि लिटिल एंड मिरलीस अप्रोच जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस पे चलती है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही सिंपल चीज है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक प्राइस और इंटरनेशनल प्राइस में क्या अंतर है। उसके बाद फिर आपका देखिए कमिटेड रिसोर्स और अनकमिटेड रिसोर्स समझना बहुत जरूरी है। कमिटेड रिसोर्स का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि अगर हमने एक बार ये तय कर लिया है कि ये पैसा किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेंड करना है, ओके, कि ये पैसा किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेंड करना है, तो इसे हम लोग कमिटेड रिसोर्स कहते हैं। तो इसे हम लोग कमिटेड रिसोर्स कहते हैं। ये पैसा, इस केस का ये जो पैसा है ये कहीं और नहीं जा सकता है, ऐसा होता है कमिटेड रिसोर्स का मतलब। जबकि अनकमिटेड रिसोर्स में क्या होता है
अनकमिटेड रिसोर्स का मतलब ये है कि हमने अपने पास कुछ पैसा कमा के रखा हुआ है, कुछ सेविंग्स रखी हुई है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि इस पैसे को किस पर्पस के लिए खर्च करना है। ओके, पैसा है हमारे पास, हो सकता है हम अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करा लें, या फिर कोई नई मशीन खरीद लें, या फिर हम क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें इस पैसे से, या फिर इसी पैसे को बैंक में जमा कर दें, शेयर मार्केट में लगा दें, कुछ भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एक अनकमिटेड रिसोर्स अलग से रखा हुआ किनारे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे हमारे मन में इच्छा आती है उस तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पर इस लिटिल एंड मिडलीस अप्रोच में। लेकिन यूनिडो अप्रोच जो है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारी यूनिडो अप्रोच है, यूनिडो अप्रोच में क्या हुआ कि हमारा कमिटेड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनके लिए एक बार कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता, यही कहता है ना सलमान खान। अच्छा, अपने आप की भी नहीं सुनता, चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो नहीं सुनता तो बस नहीं सुनता, तो वो कमिटमेंट एक बार कर ली तो कर ली। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको देखनी है, ध्यान में रखनी है। बाकी ये जो यूनिडो अप्रोच है इसके कुछ स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स हैं। हम लोग अगले लेक्चर में या आने वाले कुछ लेक्चर्स में कभी आगे जब मिलेंगे तो वहां पर हम लोग यूनिडो लेक्चर के ये यूनिडो अप्रोच के स्टेप्स को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये जो एलएनएम अप्रोच है इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूले से ही हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग हमारा अनअकैडमी प्लस का, अगर अनअकैडमी प्लस पे कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहें जो कि बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए, यहाँ पर हर एक कंटेंट जो है वो गेट ईएससी सिलेबस को पूरी तरीके से पूरा करने वाला कंटेंट आपको मिलता है। बहुत ही शानदार टीचरों की एक टीम है जो कि आपको जो टारगेट लेके चलती है सिलेबस का उसको टाइम पे पूरा करती है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, कोई भी डाउट आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे और फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। वीकली टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगा। ये सारे फायदे हैं आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के। ओके, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर एक और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का, कि आपको जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, इंडिया के बेस्ट टीचर्स, वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। उन सबसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। आपने जो भी गोल चूज किया है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूज किया, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो आज की डेट में अनअकैडमी पे आ चुके हैं, तो वो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताई गई है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए या unacademy.com पे जाइए। यहाँ पर आपको क्या कहते हैं ऐसे कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पे आने के बाद फिर आप अपना गोल चूज कीजिए। गोल में जैसे कि मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का फैकल्टी हूँ, तो यहाँ पर ये गेट एंड ईएससी पे हमने ये एरो मार्क लगा रखा है। आप अपने हिसाब से जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर टिक कर लें, उस गोल को सिलेक्ट कर लें, वहां पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करें कि आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन बटन पे आए। सब्सक्रिप्शन बटन में कई सारे हमारे पास के ऑफर्स दे रखे हैं, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना और 24 महीना, अलग अलग हमारे पास ऑफर्स हैं। तो 12 महीने का कोर्स आपका 25,000 रुपए का पड़ता है अनअकैडमी की तरफ से। ठीक है फ्रेंड्स, गेट ईएससी का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 25,000 रुपए का पड़ता है अनअकैडमी की तरफ से। लेकिन अगर आप मेरा कोड सर्वेश 10 या सर्वेश 11 यूज करते हैं, सर्वेश 10 और सर्वेश 11 इन दोनों में से देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक ही कोड यूज करना है और कोई भी आप कोड यूज करो चाहे 10 या 11, दोनों से ही आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और यूज केवल एक ही होगा, ऐसा नहीं कि दोनों चढ़ा दें तो 20% हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि सर्वेश 10 से सर 10% मिल रहा है तो सर्वेश 11 से क्या कुछ और, ऐसा ये भी नहीं है। सर्वेश 10 से भी 10% और सर्वेश 11 से भी 10% ही मिलेगा और सिर्फ एक ही कोड यूज हो सकता है। जनरली सर्वेश 10 वाला कोड यूज कीजिए आप लोग, वो आपके लिए मतलब कि थोड़ा मेरे लिए भी कैलकुलेशन में इजी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने 2 कोड बना दिए हैं, थोड़े ज्यादा कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं
तो इस वजह से ये 2 कोड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। और सबसे मेन रीजन तो क्या होता है, ज्यादा कम तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो तो सभी के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि कभी सर्वर वगैरह अगर डाउन हो तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, तो इसीलिए कंपनी ने सेफ्टी केस में 2 कोड दे रखे हैं। ओके, दोनों का यूज एक ही है और दोनों का एप्लीकेशन का तरीका भी एक ही है। उसके बाद जब आप यहाँ पर मेरा कोड यूज करते हैं तो 10% की डिस्काउंट मिल जाती है आपको। तो ये जो 25,000 रुपए का कोर्स है ये आपको पड़ जाता है 22,500 रुपए का। ओके फ्रेंड्स, 22,500 रुपए 12 महीने में देखा जाए तो 1875 रुपए पर मंथ बैठते हैं फ्रेंड्स। 1875 रुपए पर मंथ का मतलब आप समझते हैं, 1875 रुपए तो इतने में तो एक जीन्स भी नहीं आती आज के डेट में। आप मार्केट में खरीदने जाइए 2,000, 2,500, 3,000 रुपए लग जाते हैं एक जीन्स के। तो एक जीन्स से भी कम की कीमत में आपको इंडिया के बेस्ट टीचरों से पढ़ने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप चाहें तो अपनी पेमेंट आप ईएमआई में भी कर सकते हैं, कई चाहे तो आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड या कहते हैं ये इससे डेबिट कार्ड से, या फिर आप पेटीएम और कहते हैं और भी कई सारे हमारे पास ऑप्शन हैं वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं। और या फिर आप चाहें तो ईएमआई भी ले सकते हैं, कई सारे क्रेडिट कार्डों पे आपकी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने की अलग अलग ईएमआई अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।